Hello students, I am Ruli. Today's topic is factors affecting the resistance of a conductor. पिछले वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस और कॉज ऑफ रेजिस्टेंस और उसका पूरा प्रोसेस ये आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस और कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस जो उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है किसी मेटालिक वायर में करंट फ्लो के समय, तो वो किन बातों से अफेक्टेड होता है, किन चीजों से, उससे कंडक्टर किन चीजों से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कारक, फैक्टर मीन्स कारक, किन कारकों से अफेक्टेड होता है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स। रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स। नेचर, फर्स्ट इज नेचर ऑफ कंडक्टर, सेकेंड इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड इज थिकनेस ऑफ कंडक्टर और फोर्थ इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की प्रकृति क्या है, किस तरह का पदार्थ है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि लेंथ क्या है, यानी कि लंबाई, कंडक्टर की लंबाई, मतलब तार की, वायर की लंबाई। अगर वायर छोटा है तो क्या इफेक्ट होगा, अगर वायर लंबा है तो क्या इफेक्ट होगा। थिकनेस ऑफ, थिकनेस यानी कि वायर की मोटाई। वायर की मोटाई, ये मालूम है कि अलग अलग इसके लिए यूज, जो वायर यूज किए जाते हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग वायर यूज किए जाते हैं। जितने हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए वायर हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और जितने ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है, अब एक बल्ब के लिए जो वायर यूज होगा वो फ्रिज या उससे प्रेस के लिए नहीं यूज होगा। तो थिकनेस ऑफ कंडक्टर इम्पोर्टेंट है। एंड फोर्थ इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो अब ये किस तरह से यूज होते हैं, इनको हम देखते हैं। नेचर ऑफ कंडक्टर, तो नेचर ऑफ कंडक्टर यानी कि डिफरेंट सबस्टेंस हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इट। नेचर ऑफ, तो नेचर यानी कि प्रकृति, कंडक्टर की प्रकृति यानी कि नेचर कैसा है, इसके लिए आपको ये मालूम है कि कंडक्टर और इंसुलेटर दो होते हैं। एक कंडक्टर जिसमें से विच सबस्टेंस, जिसमें से करंट फ्लो होता है, विच इज कंडक्टर, और जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। तो डिफरेंट सबस्टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें से करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर में से, तभी वो फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सब में इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, सांद्रता अलग अलग होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो इसी बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है। तो मटेरियल जो है आपका, ये किस तरह का है, जैसे कि सब्सटेंस सच एज सिल्वर, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, ये सब, इन्हीं सब के वायर बनाए जाते हैं। आपको मालूम है इन सब के वायर बनाए जाते हैं। तो सिल्वर तो काफी महंगा है, ये तो बहुत कम चीजों में यूज किया था, और कॉस्टली होने के कारण ही इसको हम इलेक्ट्रिक वायर में यूज नहीं करते हैं, बहुत कॉस्टली चीजों में ही इसका यूज होता है। बट कॉपर, लेड, एल्युमिनियम हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, बहुत हाई कंसंट्रेशन रखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और इसीलिए ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। मतलब जितना अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, जितना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो उतना ही, जितना अच्छा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी कि वो रेजिस्ट जो करेगा वो लेस करेगा। देयरफॉर कॉल्ड, और इसीलिए इसको कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जैसे कि रबर, वुड, प्लास्टिक हैव नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें वो लेते हैं
वो अपने इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, वो लेते हैं, तो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर द रेस्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल, सो दे ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ये बैरियर ज्यादा उत्पन्न करते हैं और इसीलिए इनको इंसुलेटर या वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि उसका जो नेचर है कंडक्टर का, अगर उसमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो रेजिस्ट कम करेगा, और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो वो रेजिस्ट ज्यादा करेगा। तो रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। अगर मेटल्स है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और अगर जो वो है बैड इंसुलेटर है, यानी कि वुड वगैरह है, तो वो जो उनमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे तो उनका रेजिस्टेंस हाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। आपको जितना लंबा वायर होता है, लॉन्ग वायर जितना ज्यादा होता है, कंडक्टर उसी रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि अगर इन ए लॉन्ग कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन, और क्यों ये, क्योंकि जितना लंबा वायर होगा उसका कोलिजन उतनी ही ज्यादा होगी। कोलिजन टक्कर जो होती है इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से, जो कोलिजन होती है, और उतना ही ज्यादा उसको बैरियर होगा, उसमें बार बार रुकावट होगी। तो इन ए लॉन्ग कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन विल बी मोर एज कंपेयर टू शॉर्टर वन। अगर छोटा तार है, मतलब एक जितना भी जरूरी है, लिएबल है, जितना जरूरी है उसके लिए उतना होना चाहिए। इतना शॉर्ट भी ना हो कि उसको कनेक्ट ना कर सके। लेकिन लॉन्ग कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन विल बी मोर एज कंपेयर टू ए शॉर्टर वन। Therefore, a long conductor offers more resistance. जितना लंबा वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस तो एक तरह से ये क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इट मीन्स अगर एल की, हमने आपको ये बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक यूनिट इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, और एक डिक्रीज करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी, यानी कि इनमें सेम रिलेशनशिप होती है। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती में इसका अपोजिट होता है कि अगर वो डिक्रीज करेगी तो पहली यूनिट जो है वो इंक्रीज करेगी, अपोजिट रिलेशन होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है। तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थिकनेस यानी कि इसकी जो ये है, ये मैंने इसको तार को, वायर का जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होता है, आपको मालूम है। तो ये जितना इसकी रेडियस इतनी ज्यादा होगी, डायमीटर उतना ही ज्यादा होगा, और उसका एरिया उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, तो आर पे डिपेंड करेगा एरिया। तो आर अगर 1 होगी तो एरिया जो होगा 1 का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आर रेडियस जो है हम 2 कर दें तो रेडियस पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी 2 to the 4 यानी कि 4 हो जाएगा। एरिया जो है उसका 4 हो जाएगा। तो इससे इन अ थिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स गेट ए लार्जर एरिया। थिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है उनको बड़ा एरिया मिल जाता है ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस सेक्शन टू फ्लो एज कंपेयर टू ए थिन कंडक्टर, यानी कि जो पतला वायर होता है उसमें उसको कम एरिया मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। और जबकि जो मोटा है वायर थिक है तो उसमें उसको लार्जर एरिया है, क्रॉस सेक्शन में ज्यादा उसको वायर वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा एरिया मिलता है। थिन वायर सो अ थिक कंडक्टर ऑफर्स ए लेस रेजिस्टेंस, यानी कि जितना कंडक्टर मोटा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना कंडक्टर पतला होगा, वायर मेटेलिक वायर पतला होगा, उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा।
तो अगर इसीलिए रेजिस्टेंस बैरियर कम उत्पन्न होता है, इसीलिए जितने भी हाई वोल्टेज पे चलते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनमें रेजिस्टेंस में जो थिक वायर यूज किया जाता है, और जो ऑर्डिनरी है बल्ब वगैरह है, ट्यूबलाइट है, उनके लिए हम, या नॉर्मल जो वो होती है वायरिंग, उनके लिए हम सिंपल वायर यूज करते हैं। तो अ थिक कंडक्टर ऑफर से लेस रेजिस्टेंस, थिक कंडक्टर ऑफर से लेस रेजिस्टेंस। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो दोनों का सिंबल है, डायरेक्टली का और इनवर्सली का एक है, बट रिलेशनशिप इज डिफरेंट। उसमें आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज, अभी हमने जो पढ़ाया आपको, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि लेंथ के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और ये क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के, एरिया के, 1/a, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो हमने इसको वायर को इस टाइप से लिया है, क्रॉस सेक्शन बीच से कटा हुआ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। इफ अ वायर रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस, इफ अ वायर ऑफ सेम लेंथ, अगर हम सेम लेंथ की वायर लेते हैं बट उसकी जो वो है रेडियस वो चेंज होती है, यानी कि लेंथ बराबर ही है, L1 दोनों तारों की लेंथ बराबरली L1 और L2 इक्वल है, बट रेडियस जो है वो दोनों तारों की, एक पतला तार है एक मोटा है, तो एक जस्ट डबल है दूसरे का। पहला तार जो है R रेडियस का है और दूसरा R2 जो है वो 2R रेडियस का, जस्ट डबल अगर हम एरिया वो उसकी रेडियस कर देते हैं तो रेडियस, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 जो हो जाएगा पहले वाले का पाई R1 स्क्वायर होगा, तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाले का जो है पाई R स्क्वायर, तो पाई और 2R स्क्वायर, R की जगह पे हम 2R करेंगे R2 की जगह, तो 2R का स्क्वायर, तो यानी कि 2 2 जा 4, 4R हो जाएगा, तो पाई 4R स्क्वायर, तो पाई तो दोनों में कॉमन है, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर फ्लो नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट की वो होता है उसका वायर का। तो यहाँ ये जो हमने लिया 4R स्क्वायर, इसका एरिया जो लिया है दोनों का, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a के, बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a के, तो एरिया यहाँ लिया गया है, तो R1 का लिया गया 1/पाई R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर या R का स्क्वायर, दूसरे का R2 का लिया 1/पाई 4R स्क्वायर, जो हमें अभी हमने एरिया निकाला था दूसरे का 4R स्क्वायर पाई 4R स्क्वायर। तो R1 और R2 का जब हम कंपेयर करेंगे तो 1/पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 1/पाई 4R का स्क्वायर, 4R1 की जगह पे हमने वो R2 की जगह पे हमने 4R कर दिया है, वो R की जगह पे रखा गया है क्योंकि उसका दुगना कर दिया। तो जब हमने ट्वाइस R को ट्वाइस किया तो एरिया 4R हो गया, 4R स्क्वायर, तो 1/पाई R स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इतना हिस्सा ये तो यही आएगा, और ये वाला जो है ये अपोजिट हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपको मालूम है किस तरह से किया जाता है, तो ये ऊपर हो जाए, रेसिप्रोकल में नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली यूनिट होती है वो ऊपर हो जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो 4πr स्क्वायर अपॉन 1, तो इसमें पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 4/1 तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4/1, तो R2 इज इक्वल टू 1/, अगर हम इस रिलेशनशिप को इस तरह से निकालें कि R1 इज इक्वल टू 4R2, R1 इज इक्वल टू, तो 4R2 आ जाएगा 4R2, बट अगर हम R2 निकालना चाहें तो 1/4 R1 हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 1/4 R1, यानी कि अगर हम उसकी रेडियस दुगनी करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस, मतलब किसी एक वायर का रेडियस R है और दूसरे की हम 2R करते हैं तो उसका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगा दूसरे वाले का रेजिस्टेंस। तो R1 और R2 में जो रिलेशनशिप होगी, तो R2 के संदर्भ में R2 जो है दूसरे जो वायर है, जो थिक वायर है, उसका रेजिस्टेंस जो है
वो पहले के मुकाबले में 1/4 रह जाएगा। ओके, इसी को हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इसी की रेडियस, पहले की रेडियस r है और दूसरे की पहले की इन कंपेरिजन 3r कर दी जाए, यानी कि 3 टाइम्स कर दी जाए, तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/πr1 स्क्वायर, r2 इज इक्वल टू 1/π3r1 का स्क्वायर। ओके, तो 3 3 9r1 का स्क्वायर, ये r2 का निकल आया, तो r1/r2 इज इक्वल टू 1 वही जो हमने इसमें रेसिप्रोकल किया है 1/πr1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9r1 का स्क्वायर अपॉन 1, तो πr1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 9/1 9:1 का रेशियो आ जाएगा r1/r2 में, तो r1/r2 इज इक्वल टू 9/1, तो r2 इज इक्वल टू 1/9r1, यानी कि पहले के मुकाबले में जो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस होगा वो 1/9 होगा। ओके, जब एरिया उसका 9 टाइम्स हो गया तो ये जो है 1/9 इसका वो हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट, इसके बाद जो फैक्टर इफेक्ट डालता है वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जब हम पानी सिंपल ठंडा होता है तो उसमें कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देती है लेकिन जब उसी पानी को हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जब उसमें बबल्स आने लगते हैं और नीचे के जो पॉइंट्स, नीचे के जो बर्तन का जो पानी होता है उसमें जो वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर के नीचे आने लगते हैं। तो ये प्रोसेस पूरे में चलती है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सारे पानी में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। तो यही चीज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ऑफ ए कंडक्टर का, तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। रैंडम मोशन यानी कि जो जिग जैग करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो जिग जैग वाला इनका मूवमेंट है, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ कोलिजन, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन से जो टक्कर होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। वो आपस में भी टकराते हैं और पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं। हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, बैरियर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, यानी कि जो बल्ब हम जलता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मोर, जब ज्यादा होता है जब वो ग्लो करता है, व्हेन इट इज ग्लोइंग, मतलब उसमें टेम्परेचर हाई होता है। जब उसका टेम्परेचर हाई होता है तब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोर व्हेन इट इज ग्लोइंग। जो रेजिस्टेंस होता है फिलामेंट का जब वो ग्लो करता है तब ज्यादा होता है, और एज कम्पेयर टू दैट व्हेन इट इज नॉट ग्लोइंग, जब वो ग्लो नहीं करता है, यानी कि वो जब ठंडा होता है, व्हेन इट इज कोल्ड, इट मीन्स व्हेन इट इज कोल्ड, जब वो ठंडा होता है तब वो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो जब टेम्परेचर उसका हाई होता है तब बल्ब में रेजिस्टेंस होता है, और जब टेम्परेचर लो होता है तब बल्ब में, तब उसका टेम्परेचर लो होगा, यानी कि जब वो कोल्ड होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, लेस होगा इन कंपैरिजन टू जब उसका वो हाई किया, जब उसको टेम्परेचर बढ़ाया गया, यानी कि ग्लो कर रहा था। जब वो ग्लो कर रहा था, जब वो ठंडा था, उसके कंपैरिजन जब वो ग्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट